हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। एक टेबल हमारा आखिरी यहाँ पर जो रह गया है दैट इज अबाउट द कल्चरल सीक्वेंस एट हस्तिनापुर। ठीक है, अब ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? हस्तिनापुर की जो दोस्तों साइट है ना विच इज रिलेटेड टू महाभारत, ये इंफॉर्मेशन जो टेबल में दी हुई है ये इस पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैंने टेलीग्राम पर ये जो इसका टेबल है इसकी पीडीएफ बनाकर डाल दी थी, ये 2 पेजों की, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है या फिर अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो उपेंद्र सिंह को तो ये क्लियरली गिवन नहीं है। तो मैंने कैनवा पर जाकर, कैनवा एक ऐप है, जितना क्लियर हो सकता था उतना क्लियर दिखाने की मैंने आपको कोशिश करी है यहाँ पर थ्रू पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी और मैं पढ़ भी दूंगा साथ बाय साथ, साइड बाय साइड, कि आपको पता लग जाए कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ देखो। ईशा, मयूर, पीडीएफ में या फिर बुक में ईशा जो ये नोट करके लिखा हुआ है ना टेबल के नीचे, सबसे पहले तो इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हस्तिनापुर सबसे पहले तो है कहां? हस्तिनापुर मेरठ में है, और मेरठ जो जिला है वो कौन से राज्य के अंदर है? मेरठ यूपी के अंदर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने महाभारत के कंटेक्स्ट में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था उपेंद्र सिंह में, उधर करी कुछ एक्सकवेशंस, और इन एक्सकवेशन को किसने लीड करा था? एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ने लीड करा था जो कि इंडियन ही थे, जिनका नाम था बीबी लाल। और ये एक्सकवेशन कब हुई थी? आज़ादी के बाद हुई थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 से लेकर 52 तक हस्तिनापुर के अंदर ये एक्सकवेशंस चली। ओके, अब यहां पर हस्तिनापुर के अंदर ना कोई एक जो साइट हमें सुनकर लगता है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये एक साइट है जिसका नाम है हस्तिनापुर, आपको इसकी लोकेशन पता लग गई कि ये मेरठ यूपी के अंदर है। अब आप कहोगे ठीक है भाई, इस साइड पे जाना है, हमें एक पर्टिकुलर एरिया लेना है जो कि हमें लग रहा है महाभारत से रिलेटेड है, और वहां पर जाकर हमें डीप डिगिंग की खुदाई करनी है, बस इतना काम हो जाएगा। काम देखो कुछ ऐसे हुआ, लेकिन यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ना चैलेंजेस फेस करने को मिले। अब वो दोस्तों चैलेंजेस क्या थे? जब हस्तिनापुर की साइट को इन्होंने खोदा, आर्कियोलॉजिस्ट ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ बीबी लाल, तो यहां पर मान लो कि ये है हस्तिनापुर की साइट, सो एंड सो किलोमीटर्स मीटर्स के अंदर ये फैली हुई है। मान लो 2 साल के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर ये एक्सकवेशंस यहां पर चली, खुदाइयां चली। अब यहां पर क्या होता है, मैंने आपको एक टर्म बताई थी अभी कुछ लेक्चर्स पहले। आर्कियोलॉजिस्ट जो है या आर्कियोलॉजी के डोमेन में एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? ईशा, क्या होता है मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का? मयूर, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्ट्रैटिफिकेशन? देखो, स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का अगर हम मतलब पहले समझें, स्ट्रैटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बेसिकली लेयर करना। तो सबसे पहले तो इसका मतलब हो गया लेयरिंग करना, है ना? अब अगर हम जमीन में खुदाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर साइट पर, तो वहां पर लेयरिंग क्या होगा? जैसे ये एक पर्टिकुलर साइट है, हमने यहां से, जो आर्कियोलॉजिस्ट है देखो ये ऊपर खड़ा हुआ है यहां पर, और ये जो उसकी टीम है, खुदाई करना ऊपर से ही नीचे स्टार्ट करेंगे ना। तो हस्तिनापुर के अंदर ऐसे खुदाई करते करते ना 5 लेवल्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और सबसे टॉप वाला लेवल 5। अगर मैं आपसे पूछूं ईशा, ये 5 लेवल जो हैं, सबसे पुराना अवशेष अगर मेरे को देखना है तो वो कहां मिलेगा, कौन से लेवल पे? 5 से तो शुरुआत हो रही है, फर्स्ट पे मिलेगा। कुछ ऐसे ही हस्तिनापुर के हालात थे जब यहां पर एक्सकवेशन हुई ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो 5 लेवल के आर्टिफैक्ट्स यहां पर मिले, 5 लेवल का मतलब है जब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से उनकी एज पता लगाने की कोशिश करी गई, तो उनकी एज अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर 5 लेवल पर डिवाइडेड थी कि जो ऑब्जेक्ट्स लेवल 1 में मिल रहे हैं उनकी एज सबसे पुरानी,
फिर उससे लेटेस्ट लेवल 2 में, उससे लेटेस्ट लेवल 3 में, उससे लेटेस्ट लेवल 4 में, और सबसे नए जो थे वो लेवल 5 में थे। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को अभी जो मैं आपको बताऊंगा हर एक पर्टिकुलर एरा में, टाइम पीरियड में हस्तिनापुर के अंदर से क्या क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, और जब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स उनकी एज पता लगी तो उस एज के बेसिस पर हस्तिनापुर में रहने वाले लोग क्या क्या धातु से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को, अवशेषों को यूज करते थे, क्या अवशेष मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, वो तो सारी बात ठीक है। लेकिन इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो टाइम पीरियड था ना, जो टाइम पीरियड था हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों का, वो कोई एक परिवार या फिर एक जन नहीं थे, लेकिन एज सच हम एक साइट की बात कर रहे हैं। यहां पर समझने की कोशिश करना, हस्तिनापुर यूपी मेरठ के अंदर एक साइट है। हम यहां पर इस टेबल के थ्रू जो इसका इतना वास्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट हमें कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स, अवशेष मिलते चले गए, तो वो टाइम पीरियड जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। यहां पर टाइम पीरियड आप उसको एक्सटेंडेड भी बोल सकते हो कि यहां पर जो टाइम पीरियड है हस्तिनापुर के अंदर वो काफी एक्सटेंडेड है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी चीज और बताना चाहूंगा, क्या हस्तिनापुर की जो साइट है क्या वो एक कॉन्टिन्यूटी साइट है, एक कॉन्टिन्यूस साइट है? कहने का मतलब ये है मेरा, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब ये प्री 1200 बीसी से टाइम पीरियड जो 1 है, इसका सबसे नीचे वाली जो लेयर है वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले, और पीरियड नंबर 5 तक जो मिलते रहते हैं, क्या वो एक ही फ्लो में चलता रहता है हस्तिनापुर में लोगों का रहना, या फिर बीच बीच में ब्रेक भी आए? तो देखो उसका आंसर है, पीरियड में, इस टाइम पीरियड में हस्तिनापुर के जो लोग रह रहे थे उसमें ब्रेक भी आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ बीच बीच में कि दिस हस्तिनापुर साइट वॉज डेजर्टेड, कंप्लीटली लेफ्ट बाय द पीपल, ठीक है, जो भी यहां पर रह रहे थे। अब कभी कभार उनके इस साइट को छोड़ने के पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाए, लेकिन बहुत बार ऐसा भी है कि साइट क्यों डेजर्ट हो गई। डेजर्ट का मतलब मैं यहां पर रेगिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, डेजर्टेड या डेजर्ट होने का मतलब होता है जब कोई किसी एरिया को छोड़कर चला जाता है और वो खाली जमीन बन जाती है, ठीक है। यहां पर हम बंजर जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया बेसिकली वेकेंट हो गया है, ठीक है। तो वेकेंसी के पीछे, डेजर्टेडनेस के पीछे कुछ रीजंस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे भी टाइम पीरियड आए जिसके पीछे कोई रीजंस नहीं थे। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को। तो यहां पर बेसिकली हस्तिनापुर की साइट की जो कल्चरल सीक्वेंस है, कल्चरल सीक्वेंस मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ऐसे करते करते जो 5 फेजेस हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक दोस्तों एक्सटेंड होता है, ओवर एन इनॉर्मसली लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, जहां पर बीच बीच में ये कॉन्टिन्यूस एक साइट नहीं थी जहां पे लोग लगातार एक ही गांव के, एक ही परिवार के लोग रह रहे हैं, या फिर एक ही ब्लड किन रिलेशनशिप के लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। यहां पर 4 बार ब्रेक्स भी आते हैं बीच बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जब हस्तिनापुर की साइट जो थी इट वॉज कंप्लीटली डेजर्टेड, और उसके पीछे कभी कभार हमारे पास रीजन है, जैसे जब टाइम पीरियड 2 चल रहा था, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे देयर वाज अ फ्लड इन गंगा, ठीक है। लेकिन जब ये 1200 बीसी से पहले जब यहां पर लोग रहते थे और उसके बाद एक ब्रेक आया, जब उस ब्रेक के पीछे के लोग इस साइड को डेजर्ट करके क्यों चले गए, आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज के। ओके, और समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्लीस्ट सेटलमेंट जो है इट बिलोंग्स टू द पीरियड बिफोर 1200 बीसी। सबसे पहले जो हमें ह्यूमन ट्रेसेस मिलते हैं यहां पर के लोग रहे, इट इज रिलेटेड टू प्री 1200 बीसी, और ये टाइम पीरियड 1 है। और यहां पर जितने भी जो चीजें मिली वो सबसे पुरानी है। डेट कैसे पता लगी उनकी, ऑब्वियसली बात है थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च मेथड्स, आर्कियोलॉजिकल मेथड्स, एंड वन ऑफ देम वॉज, जो कि हमेशा यूज होता था, इट वॉज रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। और लेटेस्ट जो हमें हस्तिनापुर के अंदर जो ट्रेसेस मिले, इट बिलोंग्स टू अर्ली 15th सेंचुरी सी, जो कि एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के
एक रूलर के हमें यहाँ पर एक सिक्का भी मिलेगा जो कि टाइम पीरियड 5 में हम उसको पढ़ेंगे। तो ये जो टेबल है इट गिव्स अ ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ सम ऑफ द मेन फीचर्स जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमें मिलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू पीरियड्स 1 to 5, ठीक है। और उसके बाद हमें राइटर यहाँ पर खुद बोल रहा है कि इस टेबल को बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ना, क्योंकि बॉटम में सबसे पुरानी चीज़ें हैं, फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े तो हमें नई नई चीज़ें मिलेंगी। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन। और ये हमें ये दिखाता है कि जितनी बार ब्रेक आए, हस्तिनापुर की जो साइड थी वहाँ पर लोग बार बार आकर रहते थे, अपना घर बसाते थे, अपना गांव बसाते थे, अपना शहर बसाते थे। जो भी उनकी सेटलमेंट का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर बार बार रहकर आना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स जो हमें मिट्टी की मिलती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही तरीके के लोग यहाँ पर नहीं रह रहे थे, बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि कुछ एविडेंसेस हमें मिलेंगे, ठीक है। और एविडेंसेस के बेसिस पर हम लोगों की लाइफ को पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनकी कैसी ज़िंदगी होती थी, ठीक है। और हस्तिनापुर का जो कल्चर सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमें दूसरी जो साइट्स थी अपर गंगा वैली की, उनके बारे में भी पता लग जाता है। बिकॉज अगर आप इस साइट को देखो, हस्तिनापुर कहाँ पर है, यूपी मेरठ, अपर गंगा वैली की एक साइट है। तो उस टाइम पर आसपास का क्या सिनेरियो रहता होगा इन टाइम पीरियड के अंदर, जब हम पढ़ेंगे। जैसे 1200 बीसी से पहले ये सारे अवशेष मिले, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइटर ये बोल रहा है कि जो दूसरी साइड्स उस टाइम पीरियड पर होंगी अपर गंगा वैली में, वो उनकी दुर्दशा कैसी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर दिखा दिया, बता दिया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्लियरली बुक्स वगैरह में विजिबल नहीं है। अब हम डायरेक्टली बुल्सआई को हिट करते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहले जो टाइम पीरियड 1 है यहाँ पर हस्तिनापुर का, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर किस तरह की सॉइल थी, या टाइम पीरियड 1 पे भी नेचुरल सॉइल थी, ठीक है। और ये टाइम पीरियड 1 जो है, ये जो है हम किसको कह रहे हैं, 1200 बीसी से पहले का जो समय था उसको हम टाइम पीरियड 1 कह रहे हैं। क्या क्या मिला है यहाँ पर इस टाइम पर हस्तिनापुर के अंदर, अब वो जानने वाली बात है। पॉटरी मिली है सबसे पहले तो। अब पॉटरी लेकिन किस प्रकार की मिली है, वो है हमें कुछ ना टुकड़े मिले हैं छोटे छोटे ऑफ ओकर कलर्ड पॉटरी। एंड ओकर क्या होता है, गेरुआ, रेड कलर की मिट्टी होती है, जिससे गांव में लोग घर वगैरह लीपते हैं, जमीन वगैरह जो है उससे ठोस करते हैं अपनी। एक पॉटरी मिली, कैसी पॉटरी मिली, ओकर कलर्ड पॉटरी। कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है हमें, यानी कि अगर आप ये कहो कि कोई बिल्डिंग, घर वगैरह, कोई महल वगैरह ऐसा कुछ है क्या, तो नहीं, हमें कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं मिला है। अब इसके पीछे एक रीजन ये दिया जाता है कि स्ट्रक्चर इसलिए नहीं मिला है, मे बी बिकॉज इस टाइम पीरियड पर जब पहली बार हस्तिनापुर की खुदाई हुई, मतलब इस टाइम पीरियड पर नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी, और जब बिल्कुल नीचे लेवल पर जाकर, जो सबसे एंड का लेवल था, वहां पर जितनी खुदाई हुई है, उसका हमें ये एक रीजन बताया जा रहा है। वेरी लिमिटेड एरिया वॉज एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, बहुत कम एरिया में खुदाई करी थी उन्होंने। एंड हैबिटेशन, एक हमें प्रूफ और ये मिला है कि यहां पर जो हैबिटेशन थी, लोग जो यहां पर रहते थे, इट सीम्स टू हैव बीन स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो फिक्स ना हो, जो बिन पैंदे के लोटे की तरह डामाडोल हो। तो हैबिटेशन यहां पर जो थी लोगों की, वो फिक्स नहीं थी। इट वॉज लाइक कि लोग जो है यहां पर बहुत ज्यादा समय के लिए ठहरते नहीं थे। फिर ये साइट जो है आगे चलकर डेजर्ट हो गई, यानी कि लोग जहां पर जो रह रहे थे, ओखर कलर पॉटरी वगैरह यूज कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया, वो इस पूरी जगह को, हस्तिनापुर को छोड़ के चले गए। और फिर नेक्स्ट हमें जो ह्यूमन ट्रेसेस यहाँ पर और उनके अवशेष के जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज टाइम पीरियड 2 ऑफ हस्तिनापुर। और वो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1100 टू 800 BCE। ओके, यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर भी हमें पॉटरी देखने को मिलती है। एंड दिस टाइम, पहले क्या थी, ओकर कलर पॉटरी थी, दिस टाइम इट वॉज पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, ठीक है। एक तो ये मिली पेंटेड ग्रेवेयर, दूसरी हमें मिलती है ब्लैक स्लिप्ड वेयर,
तीसरी हमें मिलती है ऑर्डिनरी रेड पॉटरी, और चौथी हमें मिलती है रेड स्लिप्ड वेयर। दोस्तों ये जो स्लिप्ड वर्ड का मतलब है, पहले इसको समझते हैं। पॉटरी के अंदर, ये आपने पहली बार सुना होगा कि स्लिप्ड पॉटरी क्या होती है। स्लिप्ड पॉटरी कुछ नहीं होती है, इसको आप ये भी कह सकते हो, जो कि आप पढ़ते हो कभी कभार बुक के अंदर, बर्निश्ड। बर्निश्ड का मतलब होता है पॉलिश्ड, कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से उसके सरफेस को लाइटली घिसते हो, किसी एक चीज का इस्तेमाल करके, कि उस पे एक शाइनी और ग्लॉसी लुक आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ब्लैक स्लिप्ड वेयर है ना, ये एक काले कलर की ही पॉटरी है, लेकिन वो काला कलर उस पॉटरी के ऊपर, उन धातुओं के ऊपर शाइन कर रहा है। अब यहां पर देखो फर्क, देखो ऑर्डिनरी रेड पॉटरी, जो ऑर्डिनरी रेड है वो शाइन नहीं कर रही है पॉटरी, लेकिन जो रेड स्लिप्ड वेयर है, स्लिप्ड का मतलब मैंने आपको बताया बर्निश्ड यानी कि पॉलिश्ड, वो ऑर्डिनरी रेड से कैसे अलग है? क्योंकि वो जो पॉटरी है वो रेड कलर की है, लेकिन ऑर्डिनरी रेड से अलग ऐसे है क्योंकि वो शाइन कर रही है। इट इज अ बर्निश्ड पॉटरी। समझे मतलब? अब जैसे ओकर में अगर आपसे पूछूं, क्या ओकर जो है वो बर्निश्ड होता है ईशा? शाइन करता है ओकर? नॉर्मल तो नहीं करता। तो ओकर को मैं एक तरीके से ऑर्डिनरी रेड पॉटरी बोल सकता हूं, है ना? कलर रेड है, लेकिन वहां पर ना ऑर्डिनरी रेड पॉटरी कुछ और तरीके से बनाई जाती थी। गेरुआ का, ओकर का हमें एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम वहां पर ओकर नहीं लिखते हैं उसको। लेकिन स्लिप्ड वर्ड का मतलब समझ गए मयूर? जो शाइन करेगा। ब्लैक स्लिप्ड मतलब काले कलर की शाइन आ रही है, रेड स्लिप्ड मतलब लाल कलर की शाइन आ रही है। तो ये हमें 4 तरह की पॉटरी मिली यहां पर। अब ये टाइम पीरियड को नोट करना जरा एक बारी, 1100 टू 800 बीसी, ठीक है? उसके बाद हाउस वॉल्स ऑफ, मतलब हमें घर की कुछ दीवारें मिली यहां पर, उसके अवशेष मिले हैं जो कि मिट्टी से बनी होती थी, मिट्टी और ब्रिक के मिश्रण से बनी होती थी, मिट्टी और ईंटों के। रीड यानी कि जो घास फूस जो सुखा सुखा कर लंबी सी लोग हट बना लेते थे पहले, उससे, और कुछ कुछ मड प्लास्टर से भी बनी होती थी। फिर हमें कुछ बर्न्ड ब्रिक्स के फ्रेगमेंट्स भी मिले हैं, यानी कि जली हुई ईंटें, लेकिन उससे कोई एक स्ट्रक्चर नहीं मिला हमें, कोई दीवार वगैरह नहीं, वो ऐसी ही जस्ट पड़ी हुई थी कहीं ना कहीं, ठीक है? उसके बाद हमें कॉपर के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि काफी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा करती है, वो ये है, आयरन हमें कब मिलता है हिंदुस्तान में? गंगा वैली के आसपास, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के टाइम पे मिलता है ना, 6th सेंचुरी बीसी। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, टाइम पीरियड क्या है? 1100 टू 800 बीसी। लेकिन यहां पर हमें हस्तिनापुर के अंदर देखो क्या मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को यकीन हो जाता है कि हाँ सच में महाभारत का जमाना चल रहा था, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल आयरन जो हमें मिला है वो तो 6th सेंचुरी बीसी में मिला है, दुनिया जानती है, एनसीईआरटी वगैरह बुक सब में लिखा हुआ है। लेकिन एक यहां पर बहुत खतरनाक चीज मिली है जो कि काफी क्यूरियोसिटी जगाती है आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर, दैट इज आयरन स्लैग। आयरन स्लैग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं जब किसी आयरन को गर्म करता हूं ना, कुछ बनाने के लिए, कुछ पिघलाने के लिए, तो जो चूरा जो टाइप ऑफ बच जाता है ना नीचे, वो स्लैग होता है, ठीक है? तो ये अपर मोस्ट लेवल के अंदर हमें मिला है, यानी कि अपर मोस्ट लेवल का मतलब ये है, जैसे ये जो मैं आपसे लेवल बता रहा था 1 2 3 4 5, तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेकंड पढ़ रहे हैं। सेकंड की जो रेंज है उसकी भी कुछ रेंज होगी मयूर, ईशा, है ना? ये यहां से यहां तक होगा इतना, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में मिला है ये हमें सबसे टॉप पर, ठीक है? उसके बाद हमें कुछ वजन मिले हैं यहां पर जो कि चर्ट के और जेस्पर के बने हुए थे। फिर हमें कुछ ग्लास बैंगल्स मिले हैं यहां पर। फिर टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं इंक्लूडिंग एनिमल फिगरीन्स, बोन नीडल्स मिली है हमें, हड्डियों की नीडल्स, बर्न्ड ग्रेन्स मिले हमें, चार्ड का मतलब होता है बर्न्ड, जले हुए चावल के दाने मिले हैं।
और हड्डियां मिली है। देखो ये सारी बातें जो बाद में करी जा रही है, ईशा ऐसा नहीं लग रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है जैसे यहां पर, है ना? लेकिन टाइम पीरियड देखो पुराना है काफी ज्यादा, राइट? और हमें यहां पर क्या मिला है? टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनिमल फिगरीन्स, बोन नीडल्स, चार्ड ग्रेन्स ऑफ राइस, और देखो हड्डियां घोड़े की, सुअर की और कैटल की। और कैटल के अंदर मैंने आपको बताया था हॉर्न्स वाले बीस्ट ऑफ बर्डन काफी सारे आ जाते हैं। कैटल कोई एक जानवर नहीं होता, बफेलो, काओ, मिल्चिंग एनिमल जिनके हॉर्न्स होते हैं, जिनके कंधे पर आप सामान रखकर ढोकर लेकर जाते हो उन्हें, वो सारे कैटल होते हैं। ये सब कुछ मिला है हमें टाइम पीरियड 2 से, साइड 2 से। ओके, ये वाली साइड भी डेजर्ट हो गई थी और उसके पीछे आर्कियोलॉजिस्ट को रीजन मिला। पहली वाले के तो पीछे रीजन नहीं मिला, मतलब साइड तो चलो हस्तिनापुरी है, लेकिन पहले जब लोग यहां पर रहते थे इस टाइम पीरियड के अंदर, वो क्यों छोड़कर चले गए उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं ढूंढ पाए। लेकिन इसके पीछे रीजन है कि देयर इज एविडेंस ऑफ फ्लड इन गंगा। उस टाइम पर बाढ़ आ गई थी गंगा नदी में, तो ये लोग छोड़कर चले गए थे। फिर बात करते हैं साइट डेजर्टेड, सॉरी साइट 3 और उसके डेजर्टेडनेस के पीछे हम रीजन जानेंगे। दोबारा से यहां पर लोग बसना शुरू हुए थोड़े गैप के बाद, अर्ली 6th सेंचुरी टू अर्ली 3rd सेंचुरी बीसी। ये समझ गए हो ना कि उल्टा क्यों चल रहा है? क्योंकि हम बीसी को पढ़ रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा, है ना? एडी से सारी चीजें डेट सीधी हो जाती है। अब यहां पर भी हमें पॉटरी देखो दोस्तों देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पहले तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो ब्लैक पॉटरी बेसिकली जो शाइन करती है, डेट इज NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये कुछ इसी तरह की होती है ब्लैक स्लिप्ड वेयर की तरह, एक ही बात है। अगर आप गूगल पे ब्लैक स्लिप्ड वेयर के बारे में सर्च करोगे ना, गूगल आपको बताएगा कि ब्लैक स्लिप्ड वेयर ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है बेसिकली, क्योंकि दोनों पॉटरीज जो हैं काली कलर की होने के बावजूद भी शाइन करती थी, ठीक है? तो हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी यहां पर मिली। उसके बाद थोड़ी सी कोर्स, मतलब बेसिकली कोर्स का मतलब क्या होता है? जो शाइन ना कर रही हो, थोड़ा सा उसका रफ सरफेस है, तो कोर्स ग्रेवेयर पॉटरी हमें यहां पर देखने को मिलती है। फिर अनस्लिप्ड रेडवेयर, ठीक है? अब जैसे हम स्लिप्ड की बात कर रहे थे, स्लिप्ड पॉटरी क्या थी? पॉलिश थी ना। अनस्लिप्ड रेडवेयर क्या होगी? लाल कलर की वो दिख रही है लेकिन वो पॉलिश नहीं है। फिर हमें यहां पर कुछ घर मकान के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, जो कि मड ब्रिक से बने हुए थे, किन बॉन्ड ब्रिक से बने हुए थे। अब ये किन क्या होता है? जहां पर ईंटों को जलाया जाता है, ओके, भट्टा, आग की भट्टियां जो होती हैं, आग की भट्टियों में जली हुई ईंटें यहां पर यूज करी गई थी। प्रॉपर उनका रेशियो भी हमें यहां पर देखने को मिलता है, और यूनिफॉर्म रेशियो है हर एक जगह पर। और ये रेशियो कैसे होता है? पहले जो आपको जब भी, जैसे मान लो कि 3 वर्ड्स लिखे हुए यहां पर 1 into 2 into 3, 3 लेटर लिखे हुए हैं आपके सामने, 3 वो है नंबर्स हैं आपके सामने, तो ऐसे इसको रीड करा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, 17.5 इंटू 10 इंटू 2.7 इंचेस, ऐसी ब्रिक्स मिली है, ठीक है? उसके बाद हमें यहां पर कुछ गटर भी देखने को मिलते हैं जो कि ब्रिक लाइन थे, यानी कि ईंटों से ढके हुए थे। टेराकोटा के रिंग वेल्स भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें यहां पर मिले हैं। लोहे के एरोहेड्स हमें मिले हैं जो कि हम धनुष बाण में बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है? कुछ चिसल और सिकल, बेसिकली जो खुरपी जैसे जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं मिट्टी वगैरह को खोदने के लिए, वो भी हमें यहां पर मिले हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहां पर मिली है, दैट इज पंच मार्क्ड कॉइन्स, और इसके अलावा अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स। मतलब पंच मार्क्ड कॉइन्स बेसिकली ऐसे कॉइन्स जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब्ड है, थप्पा लगा हुआ है, और कुछ अनइंस्क्राइब्ड कॉइन्स भी मिले हैं। लेकिन बेसिकली आपके लिए जानने वाली चीज ये है कि कास्ट कॉइन्स क्या होता है। क्या होता है कास्ट कॉइन्स? ईशा, एनी आइडिया? कास्ट कॉइन्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों? आप एक ढांचा लेते हो जो कि पिघले हुए लोहे को सहन कर सकता है, वो उस ढांचे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने एक ऐसा मजबूत ढांचा लिया, उसके अंदर एक शेप बनाई,
ठीक है। एक जैसे गोल या स्क्वायर या रेक्टेंगल, सिक्के तो पहले सारे गोल थोड़ी ना होते थे, ज़्यादातर तो अलग अलग शेप के होते थे। तो आपने कोई भी एक शेप ली और गरम गरम लोहा जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज या कुछ और जो है वो उस मोल्ड के अंदर डाल दिया, सूखने का आपने वेट करा, उसको फिर पलट लिया और आपके पास जो आ गया वो सिक्का आ गया। ऐसे बनते हैं कास्ट कॉइन्स, समझे। मोल्डेड बेसिकली मेल्टेड जो मेटल होगा जब वो किसी मोल्ड में डालकर ठंडा करने के बाद उसकी जब सिक्के जैसी शेप जो निकलेगी वो होंगे कास्ट कॉइन्स। ये होता है कास्ट कॉइन्स। आप समझ गए ईशा, मयूर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन और एनिमल के कुछ फिगरीन्स हमें मिले हैं जो कि टेराकोटा से बने हुए थे। मैनी ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, इंसान कभी भी वो नहीं बना सकता जो उसने आंखों से देखा ना हो, है ना। अब ये जमाना देख रहे हो एक तरीके से, यहां पर हड़प्पन टाइम पीरियड भी कवर होता है, लेकिन हड़प्पा की जो तारीफ हम हड़प्पन टाइम पीरियड के साथ एसोसिएट करके करते हैं वो वाली तारीफें पहले ही हो चुकी है 1100 टू 800 बीसी के अंदर। और सोचने वाली बात यह है कि हमारी बुक्स हमें यह बताती हैं ईशा, मयूर, है ना, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सब कुछ नॉर्थ वेस्ट में ही था। ये जो यूपी की साइड है गंगा वैली वगैरह वाली, यहां पर तो जंगल थे, कटाई नहीं हुई थी, तो इंसानों को इतना कुछ कैसे यहां पर मिल रहा है। इसी वजह से जो हस्तिनापुर की साइड थी ना वो एक दिलचस्पी भरी एक्सकवेशन एडवेंचर था बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। कि जो हम एक क्लेम करते हैं ना, हमने महाभारत रामायण वाले लेक्चर में पढ़ा था ना मयूर के, भगवान सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, कई लोग ये भी कहते थे, है ना, भगवान सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते थे। उन्होंने जीते जी जो यूज करा, जो महाभारत में जो रथ और ये सब जो तलवारें यूज हुई, लेकिन उसके सारे ट्रेसेस कुछ ना कुछ ये रह गए। क्योंकि अगर आप ये खुद सोच के देखो, हाथी यहां पर टेराकोटा से अगर इंसान बना रहा है, वो टॉय की फॉर्म में है, लेकिन सच में उसने यूज करा होगा ना, देखा तो होगा ना। लेकिन सवाल ही उठता है यहां पर रह कौन रहा था। हम तो जानते भी नहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर कि गंगा वैली के आसपास इतनी प्रक्रिया हो रही थी। आज तक सुरखा तोड़ा एक डिस्प्यूटेड साइट रहती है घोड़े के अवशेष को लेकर। यहां पर बोन्स मिली है घोड़े की, सुअर की और कैटल की। आयरन को लेकर तो सब जानते हैं, सारी किताबों में लिख रखा रहता है, आर्कियोलॉजिस्ट का प्रूवन फैक्ट है ये कि आयरन जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, राइट। अब देख रहे हो ईशा, देखो मयूर, यहां पर ना ये टाइम पीरियड बाद में आया है, ये टाइम पीरियड पहले आया है, और इस टाइम पीरियड के अंदर अर्ली 6th सेंचुरी टू अर्ली 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर हड़प्पन एरा कवर है। और हड़प्पन एरा में हम जानते हैं कि आयरन नहीं मिलता था, लेकिन यहां पर देखो आपको जो है आयरन के ट्रेसेस मिलते हैं, भले स्लैग मिलता है, उसका एक चूरा मिलता है, लेकिन मिल तो रहा है। तो ये एक बेसिकली ना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक एक्सकवेशन एडवेंचर बन गया था ये वाली साइड। तभी तो आप देखो ना कि वो अलग अलग टाइम पीरियड पर जैसे जो चीजें पता लगा रहे हैं तो उनकी खुदाई भी बहुत नीचे तक होती चली गई है, तभी तो वो पीरियड 5 को पता लगा पाए। सबसे पहले अगर उन्होंने मयूर बालू ऊपर ऊपर खुदाई करी होती, है ना, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे जो सिक्के वगैरह थे, अभी हम पढ़ेंगे कि बलवन का एक सिक्का मिला था 5th पीरियड के अंदर, तो वो उसी को खोद लेते, उसके नीचे क्यों जाते, फिर उनको क्यूरियोसिटी जागी, फिर वो और नीचे गए, फिर और नीचे गए, करते करते उनको पता लगा कि यहां पर तो 1200 बीसी से पहले के भी अवशेष यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि अर्ली 14th सेंचुरी तक जाते हैं, 15th सेंचुरी तक, ठीक है। तो हमें ये मिले मैनी ऑफ एलिफेंट्स के टेराकोटा हमें फिगर्स मिलते हैं। उसके बाद हमें कुछ बीड्स मिलती हैं, ठीक है, ऑफ कार्नीलियन और क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्ज की बीड्स। फिर हमें कुछ रिंग्स मिली मेड ऑफ कॉपर, चैल्काडोनी, गोल्ड एंड हॉर्न, जो सींगों से बनी थी। इसके बाद ये साइड भी डेजर्ट हुई और इसके पीछे एविडेंस जो था आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कलेक्ट करा, दैट वाज आउटब्रेक ऑफ मैसिव फायर। इस साइड पर आग लग गई थी। पहले क्या आया था, पहले फ्लड आया था, फिर आग लग गई, ठीक है। उसके बाद अर्ली 2nd सेंचुरी बीसी, अब यहां पर जो पीरियड ऑफ स्टे हुआ वो काफी लंबा था। अर्ली 2nd सेंचुरी, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, बीसीई टू लेट 3rd सेंचुरी सीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा तक काफी लंबा टाइम पीरियड जो है वो कवरेज का यहां पर। और ये था जो मतलब टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड 4। अब यहां पर हमें कौन सी पॉटरी देखने को मिलती है, रेडवेयर,
ठीक है। और उनके ऊपर कभी कभार जो रेडवेयर पॉटरी थी कुछ स्टैम्प्ड डिजाइन भी होता था। उसके बाद ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी, देखना क्या बोल रहा है, ब्लैक ऑन रेड, तो पॉटरी का बेस क्या है, ब्लैक ऑन रेड में पॉटरी का बेस क्या है, कौन से कलर का, रेड है, उसके ऊपर डिजाइन किससे बनी हुई है, रेड कलर से, ठीक है। फाउंड इन द अपर लेवल, मतलब ये जो फिफ्थ पीरियड है, हम अभी फोर्थ पीरियड को पढ़ रहे हैं, फोर्थ पीरियड यहां पर होगा तो इसके ऊपर वाली साइड पर यहां पर मिला हुआ है ये, ओके। उसके बाद हमें मिला यहां पर हाउसेस मोस्टली मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, और यहां पर रेशियो देखो पहले से कैसे बदल गया, पहले का रेशियो देखो आप ब्रिक्स का 17.5 × 10 × 2.7 लेंथ ब्रेथ हाइट। अब यहां पर जो ब्रिक्स हैं आपको जो देखने को मिलती हैं दो तरह की, एक स्क्वायर वाली और एक रेक्टेंगुलर वाली, 14.5 × 9 × 2.5, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और कुछ स्क्वेरिश ब्रिक्स। अब स्क्वेरिश कैसे, 11 × 11 × 4, यानी कि लेंथ 11 ब्रेथ 11, जो हाइट होगी सिर्फ वो 4 इंच की है, ठीक है। तो स्क्वेरिश ब्रिक्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। और जो स्क्वेरिश ब्रिक्स थी याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड करा कि वो ना फ्लोर बनाने के लिए इंसान यहां पर यूज करते थे, जैसे आज हमारे घरों में टाइलें लगी रहती ना इक्वल स्क्वायर जैसी, उस तरह की ये यूज होती थी। उसके बाद बड़े सारे हाउस प्लान्स जो थे दे वर रिकंस्ट्रक्टेड एज कंपेयर टू अर्लियर पीरियड, और 7 हमें स्ट्रक्चरल सबफेसेस मिलते हैं, यानी कि 7 प्रकार के हमें हाउसेस के स्ट्रक्चर मिले हैं, जो कि हमें यह बताता है कि इधर के जो भी लीडर्स या रूलर जो थे, जो लोग यहां पर रह रहे थे, 7 तरीके से हाउस प्लानिंग करके रहते थे। कुछ हमें यहां पर कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग आयरन का क्या क्या मिला है, नेल्स जैसे कीले, एक्स कुल्हाड़ी, सिकल खुरपी लाइक स्ट्रक्चर, एंड पेन, ठीक है। उसके बाद हमें फाइन और वाइड रेंज ऑफ मोल्डेड टेराकोटा फिगर्स यहां पर मिलते हैं। उनमें से एक प्रोमिनेंट यहां पर था हम्ड बुल, व्हील्स, कार्ट्स, वोटिव टैंक्स एंड फाइन हेडलेस फिगर ऑफ बोधिसत्वा मैत्रिया। पहले तो आप दो चीजों को समझो, आप हम्ड बुल के बारे में तो जानते ही हो, व्हील्स के बारे में, कार्ट्स के बारे में जानते हो। दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखो, वोटिव टैंक्स कितनी यूनिक चीज है ये, सोच के देखो। अभी तक हम एक रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस ओकेशन के लिए जो टैंक यूज करते थे, वो उसका एविडेंस हमें इतिहास में कहां मिला है, मोइंजोडारो के अंदर मिला है ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर, सेम पर्पस को सर्व करने वाला। दोस्तों वोटिव टैंक कोई ग्रेट बाथ की तरह एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, यहां पर वोटिव टैंक्स लिखा हुआ है, प्लूरल, बहुत सारे मिले हैं। वोटिव टैंक वो टैंक होता है बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पर आप एक रिलीजियस ओकेशन पर, रिलीजियस सेरेमनी के पर्पस से जाकर पवित्र होते हो, उसमें डुबकी लगाकर, जैसे गंगा स्नान करना। लेकिन मान लो कि किसी ने गंगा जल को एक टैंक में, एक हौदी वगैरह बनाकर, एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर बनाकर वहां पानी भर दिया हो, ऐसे टैंक्स के स्ट्रक्चर मिले हमें यहां पर बड़े सारे। आप देखो हड़प्पा के बाद भी कितना कुछ टाइम पीरियड कवर करते हो, लेकिन कभी एनसीईआरटी वगैरह में सुना है इतना कुछ? ये हस्तिनापुर में हो रहा है ये सब, और मल्टीपल टैंक्स, सोच के देखो। फिर हमें एक फाइन हेडलेस फिगर मिला है बोधिसत्वा मैत्रेय का, ठीक है, बोधिसत्वा मैत्रेय, एंड वेल मेड रिंग्स एंड बीड्स। फिर इंस्क्राइब्ड पॉटशर्ट्स, पॉटशर्ट्स बेसिकली क्या है कि मटके के टुकड़े हमें यहां पर मिले हैं, और एक सील भी मिली है। मथुरा रूलर्स के सिक्के भी हमें यहां पर मिले, और मथुरा रूलर्स को होते हैं इस टाइम पर योध्यास, एंड इमिटेशन कॉइन्स ऑफ कुशान किंग वासुदेव, ओके। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जरा इंटरेस्टिंग।
कोर्स मतलब जो रफ होता है काफी ज्यादा। दोस्तों एक ये क्वेश्चन देखो आप, यूपीएससी में 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2018 में। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है ना, कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो कौन आएगा? विष्णु के अवतार कल्कि। बुद्धिज्म के अंदर ये कल्कि यही है जिनके ऊपर ये क्वेश्चन है कि टू सेव द वर्ल्ड हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। ऑप्शन देखो, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय एंड पद्मपानी। आंसर इज इसका मैत्रेय। अब आज के समय में तो आपको ये पूनम दलाल दहिया वगैरह बाकी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन 2018 का प्रिंसिपल क्वेश्चन है। उस टाइम पर पूनम दलाल दहिया का आई स्ट्रांगली रिमेंबर कि फर्स्ट एडिशन आता था, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 का, और तब ये मैत्री के बारे में गिवन नहीं था। और अभी आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो, किसके बारे में? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वर्ड देखा तो आप क्वेश्चन कर लेते, लेकिन इस बुक में उपिंदर सिंह में जो चैप्टर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वहां पर ये लाइन स्ट्रिक्टली गिवन है कि फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव टू द येट टू कम टू बी बॉर्न टू सेव द अर्थ। ठीक है, तो यहां पर हमें जो एक फाइन हेडलेस फिगर मिला है ऑफ बोधिसत्व मैत्रेय, ये वही मैत्रेय है जो कि जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है ना, विष्णु के अवतार कल्कि जन्म लेंगे जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तो बुद्धिज्म के अंदर बोला जाता है कि ये बोधिसत्व पैदा होने वाले हैं जो कि बुद्धा का एक अवतार ही होंगे मैत्रेय नाम से, जो कि दुनिया को बचाएंगे, पाप से मुक्त करेंगे इस धरती को। ओके, ये सब कुछ हमें यहां पर मिला है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद पीरियड 5 इन हस्तिनापुर, ये जो है दिस बिलोंग्स टू द सीई पीरियड। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आपने देखा था पीरियड नंबर 4 जो था वो काफी लॉन्ग स्ट्रेच टाइम पीरियड था, अर्ली 2nd सेंचुरी बीसी टू लेट 3rd सेंचुरी सीई। तो ये जो है इट बिलोंग्स टू लेट 11th एंड 15th सेंचुरी सीई। क्लियर इंडिकेशन दैट यहां पर जो टाइम पीरियड है दैट बिलोंग्स टू दिल्ली सल्तनत। ओके, कल्चरल ट्रेड्स क्या मिले हैं यहां पर हमें? अगेन पॉटरी की बात हर जगह पर हो रही है। अच्छा, अगर आप यहां पर देखोगे ना, इधर जब साइड डेजर्ट हुई, जब हम डायरेक्टली देख रहे हो 3rd सेंचुरी सी के बाद इतना लंबा ब्रेक आया कि लेट 11th टू 5th सेंचुरी के अंदर हमें हस्तिनापुर के अंदर यहाँ पर दोबारा से सेटलमेंट देखने को मिली, दोबारा से अवशेष देखने को मिले। लेकिन अगेन यहाँ पर लोग एक्सकवेट करके क्यों चले गए साइड को, हमारे पास कोई रीजन नहीं है। ओके, पॉटरी यहाँ पर काफी अलग थी फ्रॉम द अर्लियर पीरियड्स। जितने भी अभी आपको 4 टाइम पीरियड के अंदर जो पॉटरी देखने को मिलती है वो काफी अलग थी। कैसे अलग थी? थोड़ी सी खुरदुरी सी थी, कोर्स थी, खुरदुरी से लेकर टू मीडियम ग्रेन रेडवेयर थी। मतलब यहां पर पॉटरी ऐसे थी जैसे पैर रगड़ने वाला, एड़ियां रगड़ने वाला जो वॉल्केनिक पत्थर होता है ना, दाने दाने होते हैं, अभी तक देख लो पॉलिश एकदम चिकनी पॉटरीज मिल रही थी। यहां पर ना थोड़ी सी वैरायटी जो थी वो बिगड़ गई, पॉटरी की काफी बिगड़ गई, लाल कलर की है। कुछ कुछ पॉटरी हमें ऐसी भी मिलती थी ग्लेज्ड वेयर्स, जो कि शाइन कर रही है, चिकनी सी है, और उसके ऊपर फूल पत्तियों के डिजाइन बने होते थे, कुछ ऐसी भी मिली हमें। फिर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स फ्रॉम रिमेन्स ऑफ अर्लियर पीरियड्स। पुराने टाइम पीरियड के अंदर जो भी टूटे फूटे ढांचे थे उसी की ईंट पत्थरों को लेकर नए नए यहां पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए। ठीक है, 4 स्ट्रक्चरल सब पीरियड यहां पर आइडेंटिफाई करे गए हैं इसके, यानी कि जो पीरियड नंबर 5 है ये भी 4 स्ट्रक्चरल पीरियड में डिवाइडेड है, वो हमें लेकिन पढ़ना नहीं है। बड़े सारे आयरन ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहां पर मिले हैं, जैसे नेल्स, एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, होज, नाइफ ब्लेड एक्सेट्रा। और एक स्टोन इमेज हमें यहां पर मिली है, पत्थर की मूर्ति, एक पार्वती माता की, शिव जी की पत्नी पार्वती मां,
और एक ऋषभदेव की। ऋषभदेव कौन है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उस रिलीजन के क्या हैं, तीर्थंकर। कौन से रिलीजन के, ये वर्ड ही कहां यूज होता है, जैनिज्म। ठीक है, कौन से नंबर के हैं तीर्थंकर, फर्स्ट कौन है फिर, कौन से है ये, फर्स्ट है। ठीक है, टेराकोटास ऑफ पुअर वर्कमैनशिप, मतलब यहां पर जितने भी हमें टेराकोटा के जो अवशेष मिले ना, वो ना ऊबड़ खाबड़ कैसे भी बन गए हैं। जैसे कोई मतलब मान लो कि 9 सीखिया बना रहा हो, कुछ भी फ्री मतलब बैठा होगा तो उसने मिट्टी से कुछ भी बना दिया। तो हमें यहाँ पर जो टेराकोटास मिलते हैं वो तारीफ के काबिल नहीं है। दे बिलोंग टू पुअर वर्कमैनशिप, के जिसका भी हाथ लगा है वो बंदा कुछ नहीं जानता था, अनस्किल्ड लेबर था वो। ठीक है, फिर हमें कुछ चूड़ियाँ मिली यहाँ पर, ग्लास की, आइवरी की, शेल की और इवन हड्डियों की। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सिक्का मिला है जो कि दिल्ली सल्तनत का, मामलुक डायनेस्टी का एक रूलर था, बलबन। ठीक है, मिडल लेवल से हमें मिला, यानी कि अब ये जो टाइम पीरियड 5 है, खुदाई तो यहां पर ऊपर से ही हो रही है, खुदाई यहां पर ऊपर से ही हो रही है जो आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड 5 है और मान लो टाइम पीरियड 4 यहां पर है, 5 यहां तक है। तो इसके बिल्कुल इस मिडल लेवल पर जाकर जब खुदाई हुई ना, तब यहां पर हमें एक सिक्का मिला, दैट बिलोंग्स टू बलबन। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था फ्रॉम एज दिल्ली सल्तनत रूलर, जिसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1266 टू 1287। ये हमें मिडल लेवल से मिला। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया हस्तिनापुर एज अ साइट की क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्या सीक्वेंस है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली। और यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें, अगर आप एक हिस्ट्री को एक फ्लो में देखोगे तो हम जो हिस्ट्री नॉर्मल पढ़ते हैं तो ये जो फाइंडिंग्स है साइड की, बताओ मयूर, डिस्प्यूटेबल बनाती है ना हमारे हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक्स को, है ना। इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो बोल देता इसको, अरे भाई अनक्लियर है, छोड़ो इसको, अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं भी कैजुअल रीडिंग के साथ पढ़ रहा था, फिर मेरा दिमाग खुला। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा यार जब आयरन मिला ही 6th सेंचुरी BC के अंदर है, लेकिन ये आयरन वगैरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं हमें। कोई भी इवन हड़प्पा के अंदर बताओ मयूरिशा, हाथी का कोई टेराकोटा फिगर मिला है अभी तक? हमें नहीं मिला ना। यहां मिल रहा है कितना अच्छा टेराकोटा का फिगर हाथी का। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर जो है वो डिस्प्यूटेड हैं। इवन जैसे ये बोन्स ऑफ हॉर्स, मतलब यहां पर मिली हैं वो चीजें, लेकिन जो हिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो डिस्प्यूटेड है। कि हड़प्पा हम मानते हैं अभी तक कि एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चरल सिविलाइजेशन था, राइट, पहला अर्बन सिविलाइजेशन वो था। और उस टाइम के अंदर हो सकता है पैरेलली और भी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हो, लेकिन वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम रीडिंग हिस्ट्री दैट अपर गेंजेटिक रीजन के अंदर 6th सेंचुरी BC तक कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई ह्यूमन सेटलमेंट की। अगर हुई भी थी तो गिने चुने इंसान रहते होंगे, लेकिन इतनी एडवांस कल्चरल लाइफ वो बिता रहे हैं कि इतना सब कुछ बन रहा है, हाथी तक के वो टेराकोटा टॉयज बना रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है कि हड़प्पा की ग्रेटनेस वर्सेस जब हम पूरे इंडिया को इग्नोर कर देते हैं, और प्लस हम जब ये कहते हैं कि 6th सेंचुरी BC तक आयरन या कोई अर्बन एज सेटलमेंट, जैसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 6th सेंचुरी BC को ही कहते हैं ना, लेकिन उससे पहले तो हमें हड़प्पा से ज्यादा फीचर्स और जो चीजें हैं वो तो यहां मिल रही है हमें। आयरन जबकि हम कहते हैं हड़प्पा में नहीं मिला, लेकिन आयरन की राख यानी कि आयरन को किस अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं यहां पर लोग हस्तिनापुर एज अ साइट के अंदर। तो वो तो ट्रेसेस हमें अपर गेंजेटिक वैली के अंदर मिल रहे हैं, बिकॉज दिस साइड बिलोंग्स टू यूपी मेरठ। तो ये एक चीज है जो कि आपको पढ़नी चाहिए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। एंड आर्कियोलॉजिस्ट का भी डायलेमा वैसा ही है जैसे आपका डायलेमा होगा हिस्ट्री को पढ़ने के बाद। हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज वर्सेस फाइंडिंग्स एट द साइट ऑफ हस्तिनापुर। ठीक है, तो ये टॉपिक दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक मेथड्स जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू डिस्कवर एंड एस्केवेट वेरियस सेटलमेंट्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।